अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 317 चैप्टर 14 हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे 14.14 स्ट्रेटजीज यूज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। हमने एयर पोल्यूशन डिटेल से पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के मेथड और टेक्निक्स बेटे स्टडी की जो यूज़ की जाती थी टू मेजर एंड मॉनिटर एयर क्वालिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है डैट इज स्ट्रेटजीज़, यानी कि हम कौन से ऐसे मेथड या ऐसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे जिससे हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज। सारे डिटेल से हम इंशाल्लाह वन बाय वन पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। पेज नंबर 317 अपनी बुक आप लोग ओपन करो। A variety of technologies is used to reduce air pollution and improve air quality. The following 5 types of technologies we can be used to control emission of air pollutants. Number 1, catalytic converters CC. इससे पहले ही बेटे हमने कैटालिटिक कन्वर्टर पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी, ये वही यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन and other desirable gases such as CO, carbon monoxide, and various unburned hydrogen are emitted by the vehicle engines. The most cars are equipped with catalytic converters to convert the harmful pollutant to harmless substances. CO is oxidized to CO2, NOx are reduced to N2. The unburned hydrocarbon is converted to CO2 and H2O. Number 2, diesel particulate filter DPF. Diesel particulate filter is incorporated in modern diesel engines to reduce the emission of harmful particulate matter PM for the exhaust gases. The primary function of diesel particulate filter is to capture and store soot particles from the exhaust gases. Number 3, selective catalytic reduction SCR. SCR is used in diesel engine to remove pollutant from the emission gases. It reduces NOx to N2 and oxidizes CO and hydrocarbon to CO2 and water vapor using catalysts such as TiO2, zeolites, etc. Next and the last one is scrubbers. Scrubbers can be used to control wide range of pollutant including particulate matters, SO2, HCl, NH3 and VOCs. Scrubbers are liquid, for example water, to remove pollutants such as SO2, PM from the industrial exhaust gases. मैंने जो भी टॉपिक रीड किया डैट इज स्ट्रेटजीज यूज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। हमने अभी डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन किस तरह से कॉज होती है। अगर एयर के अंदर डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट्स, जिनको हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं, वो अगर उसके अंदर प्रेजेंट हों तो हम कहेंगे कि ये एयर पोल्यूशन है। वो कौन कौन सी पोल्यूटेंट थे सारे मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ाए। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि वो कौन से मेथड हैं, वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिन पे अमल पैरा होके हम एयर पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं या एटलीस्ट उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड। आपकी बुक में यहाँ पे 5 जो हैं वो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ बताई गई हैं जिनसे हम लोग जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनकी एमिशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वन बाय वन मैं आपको सारे के सारे ये एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहली स्ट्रेटजी जो यहाँ पे बेटे आपकी बुक में दी गई है डैट इज़ कैटालिटिक कन्वर्टर CC। एब्रीवेशन इसकी क्या है? C का मतलब है कैटालिटिक एंड C दूसरे का मतलब क्या हो गया? कन्वर्टर। नाइट्रोजन और सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी अनडिज़ायरेबल गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो हैं, जब भी जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, छोटी कार्स हों, बड़ी हों, बसेस हों, ट्रक्स हों, तो जब इनका इंजन बेटे गाड़ियों का स्टार्ट अप करते हो, इंजन इनका रन होता है तो बहुत सारी गैसेस जो हैं उनकी एमिशन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो व्हीकल्स हैं ये भी एक चलता फिरता सोर्स है किसका? एयर पोल्यूशन का, क्योंकि यहाँ से एमिशन होती है डिफरेंट टाइप की गैसेस की और ये गैसेस क्या कॉज करती हैं? ये कॉज करती हैं एयर पोल्यूशन को। तो ज़्यादातर जो कार्स हैं, ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल्स हैं, इनके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट जो है या आप कह सकते हो एक इक्विपमेंट जो है वो लगा होता है
और उस इक्विपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर का मेन पर्पस क्या होता है, मेन काम क्या होता है कि ये हार्मफुल पोल्यूटेंट को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, इसी तरह डिफरेंट टाइप के जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनको भी रिड्यूस कर देगा, और जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के जैसे NO2 है उसको रिड्यूस कर देगा किसमें, N2 में। इसके अलावा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। इससे पहले अगर आपको याद हो जब हमने अपना चैप्टर 12 स्टडी किया था तो बेटे चैप्टर 12 में हमने कैटालिटिक कन्वर्टर को डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऑफनली सिरामिक का या मेटल का बना होता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि मेन इसका जो पर्पस था वो क्या था कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो इसको हम लोग 3-वे कन्वर्टर कहते थे ना, कि ये क्या करता था कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को बेटे कन्वर्ट करता था इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। और हार्मफुल सब्सटेंस में हमारे पास कौन कौन से सब्सटेंस आ जाते हैं, अभी भी मैंने रीड आउट किए, लास्ट चैप्टर में ही मैंने आपको बताए थे। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, दे आर हार्मफुल सब्सटेंस। ये गाड़ी जब चलती है उससे इमिशन होती है इस गैसेस की, इन हार्मफुल सब्सटेंसेस की। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में एक कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो प्रेजेंट हो तो यही हार्मफुल गैसेस जो हैं, यही हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं, ये हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। किस तरह से चेंज होते थे ये भी मैंने आपको बताया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो जाता था, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड थी ना, कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज हो जाती थी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह जो नाइट्रिक ऑक्साइड थे वो किसमें उसकी कन्वर्जन हो जाती थी, नाइट्रोजन गैस में और वाटर में, ठीक है। और जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन थे वो किस में चेंज हो जाते थे, CO2 में और वाटर में, ठीक है। और इसको किस तरह का ये सारा था ये हमने डिटेल से पढ़ा था। यहाँ पे 2-3 रिएक्शंस भी मैंने आपको करवाए थे सारे, और इसकी कंस्ट्रक्शन भी जो है हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। आप लोग अच्छी तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर से फैमिलियर हो, वो वाले पॉइंट्स भी आपने जो है आप इसके अंदर राइट कर सकते हैं। इन शॉर्ट कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इक्विपमेंट कह सकते हैं हम लोग, इसको डिवाइस कह सकते हो आप लोग। इसके लिए बेस्ट सूटेबल वर्ड जो है डैट इज़ डिवाइस। कैटालिटिक कन्वर्टर एक डिवाइस है, ऑफनली ये सिरामिक का या मेटल का बना होता है और ये हनी कॉम्ब की तरह का लग रहा होता है अंदर से, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि बेटे ये हार्मफुल सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस, क्लियर। और कॉमन एग्जांपल आपने बता देनी है फिर, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को ये कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास इधर बुक में आपको दिया हुआ है, टेक्नोलॉजी दी हुई है, डैट इज़ डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जिसकी एब्रीवेशन क्या है, DFP। D फॉर डीजल, P फॉर पार्टिकुलेट एंड F फॉर फिल्टर। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जो है ये मॉडर्न जो डीजल इंजन्स हैं उसको क्या करेगा, रिड्यूस करता है कि उसके अंदर से जो हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर हैं बेटे वो रिलीज़ ना हो, बल्कि उनको ये क्या करे, कन्वर्ट कर दे, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर का क्या होता है कि ये कैप्चर करता है और स्टोर करता है किसको, सूट पार्टिकल्स को, जो कि एग्जॉस्ट गैसेस में से जो है उनकी इमिशन अगर होगी तो वो उनको पहले से क्या कर लेगा, उसके अंदर फिल्टर लगा होता है जो उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या बताओगे कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, ये एक फिल्टर है बेसिकली। फिल्टर का मतलब मेन पर्पस क्या होता है, देखो हम लोगों ने अपने घरों में भी वाटर फिल्टर प्लांट लगाए होते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे फिल्टर होता है जो वाटर के अंदर से जितने भी पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई और पार्टिकल है, वो सारे ट्रैप कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये भी फिल्टर है बेटे। तो यहाँ पे डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जो है वो इनकॉर्पोरेट यानी कि लगाया जाता है किसके अंदर, मॉडर्न डीजल इंजन्स के अंदर। और ये रिड्यूस करता है, ये जो फिल्टर है ये रिड्यूस कर देता है किसकी इमिशन को बेटे, हार्मफुल जो पार्टिकुलेट मेटल है उनकी इमिशन को ये स्टॉप कर देगा, रोक देगा, फिल्टर कर देगा, ठीक है। और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाएगा कि ये फिल्टर करेगा, कैप्चर करेगा और स्टोर कर लेगा स्टूट पार्टिकल्स को, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमें टेक्निक बताई गई है टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, डैट इज सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, SCR। एस फॉर सेलेक्टिव,
C फॉर कैटालिटिक एंड R फॉर रिडक्शन। SCR जो है बेटे ये भी डीजल इंजन्स में यूज़ की जाती है और इसका भी मेन पर्पस क्या होता है कि ये पोल्यूटेंट को जो इमिशन गैसेस यानी कि जो उन गाड़ियों में से जिनमें डीजल इंजन है उनकी गाड़ियों में से जो गैसेस एमिट होती हैं उन गैसेस में से ये क्या करता है, पोल्यूटेंट को रिमूव कर देता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उनको रिड्यूस करेगा और उनको कन्वर्ट कर देगा इन N2। इसी तरह ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स को भी कन्वर्ट कर देगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और इसकी यहाँ पे कुछ ये जो सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन है बेटे, इसमें कुछ कैटलिस्ट भी जो है वो यूज़ किए जाते हैं। कॉमन कैटलिस्ट जो यहाँ पे यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, TiO2 और जियोलाइट जो हैं, दे आर कॉमन कैटलिस्ट यूज इन दिस टेक्निक। यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर एक डायग्राम भी बनी हुई है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन की। ये क्या है, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट लगा होता है, यूरिया डोजिंग सिस्टम है पूरा। यहाँ पे क्या है बेटे, ये यूरिया SCR होता है। SCR का मतलब होता है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। दिस इज सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ये क्या है, अमोनिया ऑक्सीडाइज कैटलिस्ट है। और यहाँ पे आपको पता है कि डिफरेंट टाइप की जो गैसेज जो रिलीज हो रही हैं वो उनसे पहली जो है पोल्यूटेंट को रिमूव किया जाता है। अब जो गैसेज निकल रही हैं यहाँ से एमिशन हो रही है वो सारी की सारी मतलब अब वहाँ से देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है बल्कि सिर्फ नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकली बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोकार्बन सब कन्वर्ट हो गए किसमें, H2O में, ठीक है। और ये इंजन था और ये सारी हार्मफुल गैसेस थी। अब यही हार्मफुल गैसेस कन्वर्ट हो जाती हैं जब वो सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन से गुजरती हैं, तो यही ये हार्मफुल हैं, ये हार्मलेस गैसेस हैं। हार्मफुल गैसेस की कन्वर्जन होगी किसमें, इनटू हार्मलेस गैसेस। क्लियर। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है स्क्रबर। व्हाट आर स्क्रबर्स? स्क्रबर्स कैन बी यूज टू कंट्रोल वाइड रेंज ऑफ पोल्यूटेंट। बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ पोल्यूटेंट की है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्रबर्स यूज़ करते हैं। और इसमें स्क्रबर जो है वो किन के ऊपर एक्ट करता है, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के पार्टिकुलेट मैटर्स आ जाते हैं। पार्टिकुलेट मैटर हमने डिटेल से पढ़े थे, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं, ठीक है। SO2 आते हैं, सोडियम डाइऑक्साइड, ACL, अमोनिया एंड VOCs, ठीक है बेटे। हम डिटेल से पढ़ के आए हैं अभी VOCs के बारे में। VOCs क्या थे, VOCs हमारे पास थे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपको पता है एक मेजर सोर्स हैं, क्या है, दे आर एयर पोल्यूटेंट। VOCs है, अमोनिया है, ACL है, SO2 है और आपके पास पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर हमने डिटेल से पढ़े थे और इसमें हमने बताया था कि पार्टिकुलेट मैटर में हमारे पास टाइनी सब्सटेंसेस आते हैं जो बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और ये एयर में फ्लोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइदर सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ठीक है। इसमें डस्ट भी आ जाती है, स्मोक भी आ जाता है और हेज पार्टिकल भी जो हैं वो सारे के सारे पार्टिकुलेट मैटर के अंदर शामिल होते थे। स्क्रबर जो हैं ये लिक्विड्स को यूज़ करते हैं, कॉमन एग्जांपल इसकी वाटर है। ये स्क्रबर्स डिफरेंट टाइप के अवेलेबल होते हैं और इन स्क्रबर्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि बेटे ये पोल्यूटेंट को जो है रिमूव कर देते हैं। कॉमन पोल्यूटेंट क्या है, SO2 और PM, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेज है ना। यहाँ पे हम व्हीकल्स के बारे में नहीं पढ़े, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ये स्क्रबर जो हैं ज़्यादातर जो है ये यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। और इन स्क्रबर्स के ज़रिए जो है बेटे क्या किया जाता है कि एग्जॉस्ट जो गैसेस हैं जो इंडस्ट्रीज़ में से इमिट होती हैं और फ़िज़ा में जो गैसेस फैल जाती हैं बिफोर देयर एमिशन, उनको जो है उनके अंदर से पोल्यूटेंट को रिमूव कर दिया जाता है बाय यूजिंग ऑफ दीज स्क्रबर्स। क्लियर हो गया। तो ये स्क्रबर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पे आपने व्हीकल्स का जिक्र नहीं करना बल्कि ये इंडस्ट्रीज़ में और फैक्ट्रीज़ में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। क्लियर बेटे। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज़ जो कि यूज़ की जाती हैं टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम यहाँ पे कौन कौन से मेथड यूज़ कर रहे थे, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे थे, वन बाय वन हमने सारी डिटेल से पढ़ी। यहाँ पे आपकी बुक में टोटल 4 जो हैं वो आपको बताई गई थी, वो सारी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं वो सारे मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं।
14.15 laws and regulations related to the atmosphere. Number 1, laws and regulations. Common rules and regulation to control air pollution in Pakistan is given below. Number 1, Pakistan Environmental Protection Act PEPA 1997. Number 2, National Environmental Quality Standard NEQS. Number 3, Punjab Environmental Protection Amendment Act 2012. Measures to control air pollution. Number 1, Vehicle Emissions Standard. Enforcement of this standard is to reduce pollution from motor vehicles, the promotion of cleaner fluids such as compressed natural gas, CNG, liquid petroleum gas, LPG, and stricter regulation of fuel quality. Number 2, industrial emission control, to reduce emission from industrial resources and the encouragement of industry to adopt cleaner production technique and pollution control technologies. Number 3, public awareness campaigns, educating the public about the sources and effect of air pollution and ways to reduce personal contribution to air pollution. Also promote the use of public transport, carpooling, and non-motorized transport such as cycling and walking. Number 4, urban planning and green infrastructure, development of green belt and park in urban areas to improve air quality. Implementation of urban planning measures that reduce traffic congestion and promote sustainable transport option. Number 5, smoke control measures, specific measures to control smoke, particularly during winter months when air quality deteriorates significantly. Restriction the burning of crop residue, which is a major contribution to smoke, and should use smoke towers and other technologies to reduce particulate matter in the air. Number 6, prohibition of the use of open fire for the disposal of domestic and industrial waste. Using open fire to bulk domestic and industrial waste can produce dust, smoke, and significant amount of air pollutants. 7, use of low sulfur diesel, reduction of permissible level of sulfur in diesel. Through these regulations and measures, Pakistan aims to improve air quality and minimize the adverse effect of air pollution on public health and the environment. अभी जो टॉपिक मैंने रीड किया बेटे, डिफरेंट टाइप के लॉज और रेगुलेशन जो हैं एटमॉस्फेयर को किस तरह से क्लीन किया जा सकता है, एयर की क्वालिटी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे एक्ट बनाए हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे ताकि हम जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनमें कमी ला सकें और एयर की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो हमने क्या किया कि बहुत सारे जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड यहाँ पे बेटे लॉज और रेगुलेशन जो हैं वो तरतीब दिए गए। कॉमन रूल्स और रेगुलेशन जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में जो बेटे बनाए गए वो 3 जो हैं वो लॉज हैं। पहला लॉ है पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और ये एक्ट कब आया था? 1997 में जो है इसको प्रोग्राम किया गया था। PEPA, P फॉर पाकिस्तान, E फॉर इन्वायरमेंटल, P फॉर प्रोटेक्शन एंड A फॉर एक्ट। आपने इसका सिर्फ और सिर्फ नाम याद करना है। दूसरा जो हमारे पास लॉ था वो क्या था? नेचुरल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि NEQS, N फॉर नेचुरल, E फॉर इन्वायरमेंटल, Q फॉर क्वालिटी एंड S फॉर स्टैंडर्ड। एंड इन द लास्ट हमारे पास क्या आया था? पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इस और ये अमेंडमेंट थी एक्ट 2012 की। क्लियर? अब इसके बाद ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जिनको यूज़ करके जो है वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस डिफरेंट टाइम में जो है वो किया गया, और अभी तक स्टिल जो है वो रोज़ जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, और ऐसे नए नए मेथड्स बेटे आते जा रहे हैं जिन पे अमल दरामद करके जो है एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। पहला जो यहाँ पे मेजर था जो सबसे पहला हमने लिया, डैट इज़ व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड। व्हीकल्स यानी कि जितनी ऑटोमोबाइल्स हैं, जितनी गाड़ियाँ, आपको पता है जब ये चलती हैं
जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि उसके इंजन से बहुत ज़्यादा गैसेस की एमिशन होती है, और हमने पढ़ी भी हैं डिटेल से। हमारे पास बहुत सारी गैसेस आती हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, कार्बन ऑक्साइड्स हैं, कॉमन एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन है। तो व्हीकल्स में बेटे ऐसी स्पेशली कैटालिटिक कन्वर्टर तो पता ही है आपको, वो यूज़ करें तो वो गैसेस जो हैं वो हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन ये भी ना काफ़ी था, इस केस में भी बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स ऐसे थे जिसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं लगे होते थे, ठीक है। तो जिनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल नहीं होते थे, कैटालिटिक डिवाइस नहीं लगा होता था कन्वर्टर का, तो वो इसका मतलब है वो व्हीकल्स या वो ऑटोमोबाइल्स जो है वो एयर पोल्यूशन में इजाफा कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे मेजर्स बनाए गए, ऐसी चीज़ों को मुतारिफ करवाया गया जिनसे एयर पोल्यूशन के अंदर कमी जो है वो लाई जा सकती थी। जैसे कि प्रमोशन की गई कि ऐसे फ्यूल यूज़ किए जाएं जो क्लीनर हों, जैसे कि पेट्रोल के बजाय जो है वो सीएनजी की तरफ आया जाए। सीएनजी जो है वो एक नेचुरल गैस थी और उससे जो है पोल्यूशन कम फैलती थी, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो हमारा एटमॉस्फेयर था, जो एयर की क्वालिटी थी वो ख़राब नहीं होती थी। इसके अलावा लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी जो है उसको भी यूज़ किया गया। एलपीजी भी जो है उससे भी एमिशन जो होती थी डेंजरस गैसेस की, वो भी बेटे नहीं होती थी। इसके अलावा फ्यूल क्वालिटी को उसके ऊपर एक कंप्लीट चेक एंड बैलेंस रखा जाता था कि फ्यूल की क्वालिटी जो है वो किस तरह से यूज़ करनी चाहिए। तो ये कुछ मेथड्स है जिनको यूज़ करके एयर पोल्यूशन जो है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा मेथड हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल। एक पूरा प्लान मुरतब दिया गया, पूरी प्लानिंग की गई कि जो इंडस्ट्रीज़ का जो बेटे एमिशन है इंडस्ट्रीज़ की, उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज किया गया कि वो क्लीनर प्रोडक्शन टेक्निक्स जो है उनको अडॉप्ट करें और ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें जिनसे पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद पब्लिक को अवेयर करने की कंपेन चलाई गई। लोगों को, जो आम पीपल थे हमारे, वो चाहे अर्बन एरियाज़ के हों चाहे वो रूरल एरियाज़ के हों, उनको अवेयर किया गया, यानी कि उनको एयर पोल्यूशन के बारे में बताया गया। उनको मेथड बताए गए कि कौन से मेथड, कौन से वेज आप अगर यूज़ करोगे तो एयर पोल्यूशन के अंदर कमी आ सकती है। यानी कि पब्लिक अवेयरनेस की जो है बहुत सारी कंपेन्स चलाई गई, लोगों को एजुकेट किया गया सोर्सेज के और इफ़ेक्ट के एयर पोल्यूशन के, और उनके वेज भी उनको समझाए गए कि अगर आप ये चीज़ ऐसे यूज़ करेंगे तो एयर जो है वो हमारे पास एक नीट क्लीन एयर आएगी जो हमारी हेल्थ के लिए भी बेहतर होगी। तो इन शॉर्ट पीपल्स को अवेयर किया गया, जैसे कि लोगों को बताया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा यूज़ करें, जितनी गाड़ियाँ कम होंगी उतनी एमिशन भी गैसेस की कम होगी और कम एयर पोल्यूशन जो है वो फैलेगी। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ के जो मालिकान थे उनको बेटे एजुकेट किया गया कि वो जो है एमिशन कंट्रोल प्रोग्राम पे अमल दरामद करें, और जो एमिशंस हैं गैसेस की उनको पहले से ही जो है बिफोर कि वो एमिट हों एटमॉस्फेयर में, पहले ही वहाँ से एक प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जाएं और गैसेस को पहली जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रैप किया जाए, ठीक है। इसके अलावा लोगों को बेटे इनकरेज किया गया कि लोग जो हैं थोड़े डिस्टेंस के लिए, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए गाड़ियों के बजाय बेटे वॉक करें, मतलब पैदल चलें। अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो कोशिश करें पैदल चलने, या फिर साइकिलिंग जो है वो करें, क्योंकि आपको पता है साइकिल या वॉक से भी जो है वो कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता, बल्कि इससे भी आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आते हैं, आपकी हेल्थ भी जो है इससे बेहतर होती है। तो इन शॉर्ट इस कहने का मतलब ये है कि लोगों को अवेयर किया गया कि कौन से मेथड यूज़ करके वो पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्बन प्लानिंग एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एरियाज़ यानी कि सिटीज़ जब उनकी कटिंग होती है या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो वहाँ पे पूरा फुल एक प्लान किया जाए कि जब ये हाउसिंग सोसाइटी बनेगी, ये कोई कटिंग होगी, यहाँ पे कोई आबादी आनी है अर्बन में, तो उसके पूरा एक बाकायदा बेटे एक मैप बनता है। लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वहाँ पे पार्क ज़्यादा बनाएं, ट्रीज ज़्यादा ग्रो करें, ठीक है। और ग्रीन बेल्ट जो हैं उनको भी ब्रोएकार लाया जाएगा। आपको पता है कि जब ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाती हैं उनमें ट्रीज़ लगती हैं, तो ट्रीज़ क्या करती हैं बेटे, वो
टेम्परेचर को भी रिड्यूस करते हैं। जब टेम्परेचर रिड्यूस होता है अर्थ का, तो अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन जो है, जो एयर की क्वालिटी है, वो भी क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है, बेहतर हो जाती है ट्रीज़ की वजह से। तो लोगों को इनकरेज किया गया कि अर्बन जो है, जहाँ पे भी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाती है, वो उसमें पार्क्स, उसमें वेजिटेशन, ट्रीज़ और ग्रीन बेल्ट जो हैं वो लाजमी बनाई जाएँ। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के ऐसे मेजर्स लिए जाएं कि जो ट्रैफिक का एक बढ़ती हुई ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उसको भी कम किया जाए और ट्रैफिक को रिड्यूस किया जाए। ऐसे मतलब नए से नए रोड्स बनाए जाएं ताकि किसी एक जगह पे, किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो गैसेस की बहुत ज़्यादा इमिशन होगी और उस स्पेसिफिक एरिया में एयर जो है उसकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह रोड्स का इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया जाए कि ट्रैफिक को कम कर दिया जाए एक ही जगह पे और इक्वली ट्रैफिक की डिस्ट्रीब्यूशन तमाम रोड्स पे जो है वो हो जाए। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है स्मोक कंट्रोल मेजर। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स बनाए जिनकी वजह से स्मोक पे बेटे काबू पाया जा सकता है। स्पेशली आज से 3-4 साल पहले स्मोक की क्वालिटी बेटे बहुत ज़्यादा हो गई थी पाकिस्तान में और इसने जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्रिएट किए। लेकिन अब लोगों को जो है वो इनकरेज किया गया, लोगों को एजुकेट किया गया और ऐसे मेजर्स बनाए गए जिनसे स्मोक में काफ़ी हद तक कमी आई है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे क्या किया कि लोगों को रिस्ट्रिक्शन कर दी, उनको बाउंड कर दिया, मना कर दिया कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे स्मोक फैलेगी। कॉमन एग्जांपल ये है कि अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप कभी ट्रैवल करो ना, अब नहीं होता, पहले पहले ऐसे होता था जब गंदम की कटाई हो जाती थी या कोई भी क्रॉप जब कंप्लीट हो जाती थी, उस कल्टीवेशन होगी, उसकी कटिंग होगी, तो क्या करते थे फार्मर्स, पूरे पूरे जो फील्ड्स थी ना उनमें आग लगा देते थे। ठीक है, उस आग की वजह से, उस स्मोक की वजह से क्या होता था, एक तो स्मोक फैलती थी। ठीक है, दूसरा क्या होता था, जितने ऐश के पार्टिकल यानी कि जो आग के छोटे छोटे ऐशेज़ होते हैं, उसके ज़र्रात होते हैं, वो सारे एटमॉस्फेयर में फैल जाते थे। वो पार्टिकुलेट मैटर और जो स्मोक है बेटे वो क्या करती थी, स्मोक क्रिएट करती थी। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि अब कोई भी अपनी फील्ड्स में आग नहीं लगाएगा और जो भी ऐसा करेगा उसको जो है हैवी फाइन जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और मेजर यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिया। अक्सर आपने देखा होगा ये जो ब्रिक्स बनती हैं, इनके ना बड़े बड़े भट्टे होते हैं, बड़ी बड़ी क्लिन्स जो हैं वो होती हैं। तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आज के बाद जो है ये बहुत सारे उन्होंने जो भट्टे थे, जो क्लिन्स थी जहाँ पे ब्रिक्स बनती थी, वो ख़त्म कर दी, क्योंकि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा स्मोक जो है वो उसकी इमिशन होती थी और वो भी स्मोक फैलाने का जो है एक बहुत बड़ा रीज़न थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऐसी बेटे टेक्नोलॉजीज मुतारिफ करवाई जिनसे पार्टिकुलेट मैटर जो हवा में फैलता था, इन दोनों कामों की वजह से वो क्या रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये दो मैंने आपको कॉमन एग्जांपल दी जस्ट समझाने के लिए कि किस तरह से स्मोक के ऊपर जो है वो कंट्रोल पाया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ ओपन फायर। प्रोहिबिशन यानी कि रोक दिया गया कि कोई भी अब जगह जगह जो आग लगा देते थे ना लोग, वो नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान में जनरली आज से कुछ साल पहले अगर आप लोग जाओ तो क्या होता था कि जितना हमारा गार्बेज होता था ना, जो बहुत ज़्यादा जब गार्बेज स्टोर होता था तो क्या किया जाता था, कॉमन एक प्रैक्टिस थी, सारे गार्बेज को इकट्ठा एक ही जगह जमा करके उसको आग लगा दी जाती थी। उस आग से क्या होता था, एक तो बहुत ज़्यादा स्मोक फैलता था, दूसरा ऐश पार्टिकल जो हैं वो फैलते थे और उनके फैलने से बेटे आपको पता है पार्टिकुलेट मैटर एक बहुत बड़ा सोर्स है किसका, एयर पोल्यूटेंट का। इन पार्टिकुलेट मैटर की वजह से एयर इंडेक्स क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। चनाचे ओपन फायर के ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, उसको बैन कर दिया गया, बिल्कुल टोटली ख़त्म कर दिया गया अब गार्बेज को जो है वो आग नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, और इसकी वजह से भी जो है वो एयर पोल्यूशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हुई। लास्ट में हमारे पास आया यूज़ ऑफ लो सल्फर डीजल। ऐसे डीजल जब बर्न होते हैं ना, स्पेशली डीजल की बात अगर हम करें, पेट्रोल की बात इस टाइम नहीं हम करें, वो गाड़ियाँ, वो ऑटोमोबाइल्स जिसमें डीजल इंजन्स लगे होते हैं, जहाँ पे आप कभी जब फ्यूल स्टेशन जाते हो तो वहाँ पे डीजल भी होता है और आपके पास पेट्रोल भी होता है ना। तो जो डीजल होता है ना, डीजल जो है उसमें सल्फर एमिशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को एजुकेट किया गया, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए कि जो
लेवल ऑफ सल्फ़र है डीजल के अंदर उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। उस ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे हम मेजर्स लेंगे, ऐसे प्रिकॉशंस लेंगे, ऐसे रेगुलेशंस मुतारिफ करवाएंगे जिससे जो है डीजल के अंदर सल्फ़र के लेवल को बेटे कम किया जा सके। जब सल्फ़र का लेवल कम हो जाएगा तो उससे हमारी जो एयर क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी और हम लोग जो एडवर्स इफेक्ट है एयर पोल्यूशन के उसको भी मिनिमाइज जो है वो कर सकते हैं। और आपको पता है जब एयर पोल्यूशन कम होगी तो उससे जो है हमारी हेल्थ के ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है बेटे वो आएगा। तो ये बहुत सारे मेजर्स थे जिनको अगर हम लोग उन पे अमल दरामद करें तो हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बेटे, उसकी तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 14.16 इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। एयर पोल्यूशन एंड बैड क्वालिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज इकोनॉमिक कॉज, सोशल एंड पोटेंशियल इशू। Economic issue: poor air quality can reduce worker productivity due to illness and absenteeism. Number 2, air pollution and air quality can damage crops, reducing agriculture yield and increasing food prices. Air pollution leading to acid rain can degrade building, bridges and other infrastructure. Social issue: vulnerable populations such as children, elderly and low-income communities are disproportionately affected by air pollution. Chronic exposure to polluted air reduces the overall quality of life. This affects social well-being and community health. Severe air pollution can force people to migrate from the unhealthy polluted areas to places with better air quality, leading to social displacement and associated challenges. Last, political issues. Implementing effective air quality regulations can be challenging due to political and economic interests. Air pollution is not confined to borders and effective management requirements international cooperation. Implementing air quality regulation requires strict governance which might slow down industrial growth and economic development and leads to political conflict. Addressing air pollution requires a multifaceted approach, balancing socio-economic and technological consideration. लास्ट टॉपिक है हमारा जो मैंने अभी रीड किया इस चैप्टर का, डेट इज़ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। एयर पोल्यूशन और जो बैड एयर क्वालिटी है एयर की वजह से, उसकी वजह से बेटे बहुत ज़्यादा ह्यूज बड़े स्केल पे इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल और पोटेंशियल इश्यूज जो हैं वो आते हैं। वन बाय वन ये सारे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इश्यूज। हमारी इकोनॉमी पे एयर पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी एयर पोल्यूशन से किस तरह से इफ़ेक्टेड हो रही है। पुअर एयर क्वालिटी जो है वो वर्कर की प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। जब जिस जगह पे आपको पता है जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होती हैं, फैक्ट्री ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि फैक्ट्री से गैसेस की इमिशन होती है और क्या होता है कि एयर पोल्यूशन जो है वो उस एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आपको पता है कि एयर पोल्यूशन अगर उधर ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा इलनेस होती है। आपको मैंने बताया था रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, आपको जो है हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स मिलते हैं। इसके अलावा आपकी आइज़ का जो है वो इन्फेक्शन भी हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा देर तक, एक लंबे अरसे तक, कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक इसी इन्वायरमेंट में रहो तो इवन आपकी जो है वो डेथ भी हो जाती है। आपके लंग्स इस काबिल ही नहीं रहते कि वो ऑक्सीजन जो है उस हीमोग्लोबिन के अंदर मिक्स हो सके। आपके जो सांस लेने की एबिलिटी है बेटे वो ख़त्म हो जाती है और इवन आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आप एक प्रोलॉन्ग अरसे तक इसी तरह की इन्वायरमेंट में रहो। तो क्या होगा कि जो पुअर क्वालिटी है बेटे ये वर्कर की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी डैमेज करती है। किस तरह? क्योंकि वर्कर जो इस एरिया में रह रहे हैं वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, इल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम सही तरह से अंजाम नहीं देते। और जो फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी है, यानी कि किसी भी फैक्ट्री में अगर 100 वर्कर काम कर रहे थे, ठीक है, अब बीमारी की वजह से सिर्फ 20 वर्कर काम कर रहे हैं तो काम कैसे कंप्लीट होगा? पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है वो क्या जाएगी? लॉस में जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी ख़राब होगी ना, इकोनॉमिक एक इशू आ गया, ठीक है। और ये इकोनॉमी की वजह से पूरा कंट्री फिर आगे सफ़र करती है। इसी तरह एयर पोल्यूशन और जो एयर क्वालिटी है बेटे वो डैमेज करती है क्रॉप्स को भी। और आपको पता है पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री और ऐसी तमाम कंट्रीज़ जो कि बेस करती हैं ऑन एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे भी
क्या होता है कि एग्रीकल्चर में भी एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आपको मैंने बताया था एसिड रेन्स, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था ना एसिड रेन्स। एग्जांपल देके बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब एसिड रेन्स होती थी तो एक थिक लेयर जम जाती थी आपके पास इन पोल्यूटेंट्स की, जो एसिड रेन के साथ ग्राउंड पे आते थे। और जिस ग्राउंड पे ये आपके पास हार्मफुल जो सब्सटेंस है उनकी जब थिक लेयर बन जाती है, तो वो लैंड जो है वो इस काबिल नहीं रहता था कि वहाँ पे कोई भी क्रॉप ग्रो कर सके। तो इसकी वजह से जो एवरेज बेटे एग्रीकल्चरल यील्ड होती थी उसमें बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और जब उसमें कमी आएगी तो अल्टीमेटली जो कंट्री का पूरा एक इकोनॉमिक जो पहले इशू है वो क्रिएट हो जाएगा ना। अब क्या हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हम एग्रीकल्चर जो जितनी भी हमारी फसलें थी जो हमें पहले अपनी कंट्री से मिल रही थी, जब वहाँ से नहीं मिलेंगी उतनी वो ज़मीन ही नहीं रहेगी कि उसमें हम ग्रो कर सकें, तो अल्टीमेटली हमें वो किसी और कंट्री से मंगवानी पड़ेगी। उसकी वजह से भी हमारी इकॉनमी में एक बोझ पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एयर पोल्यूशन जो है लीडिंग टू एसिड रेन। वही एसिड रेन की बात पहले मैंने कर ली। इसी एसिड रेन की वजह से बिल्डिंग्स का, ब्रिजेस का और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो तबाह हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो इश्यूज हैं डेट इज़ नोन एज सोशल इश्यूज। ठीक है, सोशल क्या होते हैं, हमारे माशरती इश्यूज, जिस एरिया में हम रह रहे हैं हमसे रिलेटेड सारे इसमें आएंगे। वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे कि बच्चे हैं और ओल्ड यानी कि बूढ़े लोग हैं, जो एल्डर पीपल्स हो चुके हैं, और जो लो इनकम कम्युनिटीज़ हैं बेटे, वो एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से जब बहुत देर तक उनका इस तरह के एरिया में एक्सपोजर रहता है तो क्या हो जाता है कि ओवरऑल क्वालिटी जो लाइफ की है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, जो सोशल वेलबींग है वो भी ख़राब हो जाएगी और पूरी कम्युनिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो स्फीयर एयर पोल्यूशन है ये पीपल्स को, वहाँ के लोगों को मजबूर कर देती है कि वो वहाँ से माइग्रेट करके किसी ऐसे एरियाज़ में चले जाएं जो कि जहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, बेहतर हो। अच्छा, लोगों के माइग्रेट करने से क्या होता है, वो माइग्रेट तो कर गए कि जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़राब था, वहाँ से माइग्रेट करके ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे AQI लेवल जो है वो बेहतर है। लेकिन लोगों के वहाँ माइग्रेट करने से उस एरिया पे भी क्या आ जाता है, एक बोझ आ जाता है। क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक एरिया की अगर कैपेसिटी दो, अब सपोज करो 2000 पीपल कैरी करने की एक हाउसिंग सोसाइटी की कैपेसिटी है, लेकिन लोग माइग्रेट करके वहाँ पे ज़्यादा आ गए तो अल्टीमेटली उस एरिया में भी पोल्यूशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमने मेजर्स ही लेने हैं ताकि उस जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जो ट्रांसफ़र हो रही है लोगों की, उसको भी जो है वो कम किया जा सके। क्योंकि जब लोग माइग्रेट करके किसी दूसरे एरिया पे जाएंगे तो जिस एरिया पे वो जाते हैं वहाँ पे भी एक बोझ आ जाता है, वहाँ पे भी बहुत सारे नए नए चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, लास्ट इशू हमारा आता है पॉलिटिकल इशू। ठीक है, इन द लास्ट, पहले हमने क्या पढ़ लिया, सोशल इशू पढ़ लिया, इकोनॉमिक इशू पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल इशू पढ़ेंगे। इफ़ेक्टिव एयर क्वालिटी रेगुलेशंस को जो है इम्प्लीमेंटिंग जब उसकी हम करते हैं तो उसकी वजह से एक पॉलिटिकल चैलेंज भी आता है, और ये चैलेंज जो है हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स तक कन्फाइंड नहीं है, बल्कि ये पूरी एक ग्लोबल जो है एक इशू है। पूरी दुनिया में जो है एयर पोल्यूशन जो है बेटे वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। ठीक है, इसके लिए आपको, आपकी कंट्री को इंटरनेशनली तौर पर यानी कि बाकी मुल्कों से मिलकर जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं और मिल के जो है एक बातचीत करनी पड़ती है और एक ही पेज पे आना पड़ता है। जब आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर हैं जो हवा के ज़रिए, विंड के ज़रिए जो है वो कहीं भी चले जाते हैं। तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि अगर पाकिस्तान में सपोज पोल्यूशन है या एयर पोल्यूटेंट है तो वो एयर के ज़रिए किसी और कंट्री में नहीं जा सकते। हमने ये तो नहीं बताया हुआ ना कि मैटर्स को, कोई भी पार्टिकल्स को भाई आपने पाकिस्तान के बॉर्डर तक रहना है, पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर नहीं जाना है, ऐसे तो कभी नहीं होता ना। तो पार्टिकुलेट मैटर जो हैं, डस्ट है, स्मोक है, एशेज़ हैं, ये विंड के ज़रिए हर जगह चल जाते हैं, ये बॉर्डर क्रॉस भी कर सकते हैं। तो इस केस में जो पॉलिटिकल है हमारा पूरा एक सिस्टम जो है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज़ को इकट्ठे मिल के ऐसे मेजर्स लेने पड़ते हैं जिससे एयर पोल्यूशन के अंदर एक रिडक्शन की जा सके। ऐसे मेजर्स बनाए जाते हैं जिन पे अमल दरामद करके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बनाती है जिन पे स्ट्रिक्टनेस जो है
वो रखती है और एक रिस्ट्रिक्शन लगाती है और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाती है जिन पे आप अमल करना पड़ता है, और अगर हम अमल ना करें एज ए आम आवाम तो हमें जो है वो उसके रिज़ल्ट जो है भुगतने पड़ते हैं। अभी भी पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बेटे हैं, और बाहर की कंट्रीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा हैं कि अगर आप पोल्यूशन फैलाएंगे तो आपको इतनी देर की जो है वो कैद होगी और इतना ज़्यादा आपको जो है हैवी फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल इश्यूज भी जो हैं इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, और पॉलिटिकली भी जो है इस तरह के मेथड्स बनाए जाते हैं जिससे हम लोग एयर पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लास्टली यहाँ पे क्या आता है कि एयर पोल्यूशन को एड्रेस किया जाता है, मल्टी फेसिड अप्रोच है ये, जिससे हम लोग सोशली, अपनी इकोनॉमिकली और डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको कंबाइनली कंसिडरेशन में लाते हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को मुतारिफ़ करवाया जाए कि कम से कम जो है बेटे एयर पोल्यूशन हो सके। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बहुत इजी चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि व्हाट आर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, एयर पोल्यूशन किस तरह से फैलती है, अगर एयर पोल्यूशन फैल जाए तो उसके रिजल्ट में क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। बहुत इजी चैप्टर था। इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल ही है कोई आए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इसमें से आते हैं, एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। इस चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी करो। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।